हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद इकाई फर्स्ट को बनाएंगे। उसके क्वेश्चन आंसर जो भी है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और शॉर्ट MCQ जो भी है, सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आप लोग बिना विलंब किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन दिया है क में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ग, यूरोप। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है हमारा हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश और जारशाही। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारा बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन दिया हुआ है क में लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप केटारिया या डाइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी वह कार्बोनरी से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन दिया है इंग्लैंड, रसिया, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रिया, यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध हमेशा कौन था? ऑस्ट्रिया था। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसमें ऑप्शन दिया है सेनापति, फ्रांस में राजदूत और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा हो जाएगा वह प्रधानमंत्री का ऑप्शन, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन दिया है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा वह पेशे से नाविक था, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा घ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन दिया है लुईस 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर हमारा क्या है उसको करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जालवेरिंग एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? दिया है ऑप्शन में क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की और पादरी सामंतों की। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा वह व्यापारियों की एक संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौ नीति की अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन दिया है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम प्रथम। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बिस्मार्क और ऑप्शन ग। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन दिया है 1664, 1666, 1870, 1871। 10th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1870, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर सवाल है हमारा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यानी यूरोप वासी के लिए कौन सा मतलब साहित्य, ज्ञान विज्ञान जो भी था प्रेरणा का मार्ग था? तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का और इंग्लैंड का। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा यूनान का, ख ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर MCQ का लास्ट क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा तुर्की के साथ किया था, ऑप्शन नंबर ख। अब देखते हैं अगला हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से
रिक्त स्थानों की पूर्ति डैश डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन और दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जर्मन का जन्म हुआ। तो ऑप्शन 1 नंबर क्वेश्चन का अब यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, सेडोन का युद्ध, यानी सेडोन के युद्ध ने एक महाशक्ति का पतन और दूसरा यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का उदय किया था, सेडोन का। अगला क्वेश्चन है हमारा सेडवा का युद्ध डैश डैश और डैश डैश के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया और प्रसा। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडवा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति ने डैश डैश युग का भी अंत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा मेटरनिक या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व, मेटरनिक या पुरातत्व। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम भर लेंगे 3 नंबर का मेटरनिक का। अगला क्वेश्चन है हमारा और 4 नंबर क्वेश्चन, वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ डैश डैश रहते थे, जो इटली का एक डैश डैश बचा। तो इटली का वह राजमहल जहाँ पोप रहते थे, जहाँ पोप रहते थे, जो इटली के संघर्ष, यानी संघर्ष, यहाँ पे हो जाएगा संघर्ष, इटली के संघर्ष से बचा रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने में बाद में बेबेरियो के शासक डैश डैश को वहाँ का राजा घोषित किया गया। तो बवेरिया का शासक कौन था, ओटो था। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा ओटो। यहाँ पे भर देंगे ओटो था। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ओटो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हंगरी की राजधानी कहाँ थी। तो हंगरी की राजधानी सबको पता है, ये क्वेश्चन भी आई है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट था, बुडापेस्ट, यानी बुडापेस्ट था हंगरी की राजधानी। अगला हमारा है अगला क्वेश्चन, मिलान करें। तो मिलान करें क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या करते हैं। पहला मिलान है हमारा मेजनी क्या था, यानी मिलान नंबर पहला में मेजनी क्या था। तो मेजनी एक इटली का क्या था, इटली का एकीकरण करने में उसका भूमिका था मेजनी का। तो इसको मिलान कर देंगे इटली। हीगेल क्या था। तो हीगेल एक दार्शनिक था। तो इस क्वेश्चन का मिलान हो जाएगा हमारा क। बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क यहाँ ऑप्शन देखिए 2 बच गया है, राजनीतिज्ञ था या फिर जर्मनी का चांसलर था। तो ये बिस्मार्क जो था जर्मनी का चांसलर था और विक्टर इमैनुअल एक राजनीतिज्ञ था। इसका मिलान हो गया आसानी से। अगला क्वेश्चन मिलान का ही है, इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया है वियना सम्मेलन डैश डैश में हुई थी, या मेटरनिक का पतन हुआ था, इटली का एकीकरण होता, सेडवा का युद्ध हुआ था। तो पहला है हमारा वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन हुआ था हमारा 1815 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1815 में मिलान कर देंगे। उसके बाद मेटरनिक का पतन कब हो गया था। मेटरनिक का पतन कब हो गया था। तो 1848 ईस्वी में। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा 1848 किसका है, ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन कह रहा है इटली का एकीकरण कब हुआ था। इटली का एकीकरण हमारा 1871 में हुआ था। तो इसका क्या मिलान कर लेंगे, क, ऑप्शन क 1871। अब सेडोन का युद्ध कब हुआ था, 1870। इसको मिलान कर लेंगे। अगला भी है हमारा मिलान करें, और ब से मिलान करना है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला कोशुत, यानी कोशुत डैश डैश क्या होगा। कोशुत का मिलान हम लोग क्या करेंगे। कोशुत क्या था। तो हंगरियन राष्ट्रनेतावादी था, यानी हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी। तो एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर है 1829। यूनान की स्वतंत्रता हुई थी, यानी यूनान कब स्वतंत्र हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा 1832 में हुआ था यूनान। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ग हो जाएगा। और लास्ट बच गया हमारा
पोलैंड का आंदोलन, यानी पोलैंड का आंदोलन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। तो इसको क से मिलान कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अति लघु उत्तरीय, जिसको 20 शब्दों में जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है? यानी राष्ट्रवाद से आप लोग क्या समझते हैं? चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, उसमें राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या होता है? तो पहला है हमारा राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्र वह भावना है, यानी राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें अपने राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होता है एवं अपने राष्ट्रों को अन्य राष्ट्रों से बेहतर बनाने का सपना राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी ये जो राष्ट्रवाद शब्द है, राष्ट्रवाद यानी अपने राष्ट्र को बेहतर से बेहतर प्रदर्शन, यानी अपने राष्ट्र की कहा जाए तो बेहतर क्वालिटी, यानी अपने राष्ट्र के प्रति जितना भी हम लोग का लगाव है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी किसी के प्रति अगर ज़्यादा लगाव है तो हमारा राष्ट्रवाद ही कहलाएगा। जैसे कि हम लोग अपने राष्ट्र में है तो अपने राष्ट्र के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये हमारा राष्ट्रवाद का प्रतीक होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो किसी के, जैसे कि हो गया कि आप रास्ते पे कट रहे, कोई कूड़ा करकट कोई फेंक रहा है तो उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, ये भी राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है, क्योंकि आप अपने राष्ट्र के प्रति स्वच्छता का प्रतीक दे रहे हैं। या फिर अथवा इसको हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्र के प्रति लगाव का भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। शॉर्ट में भी हो सकता है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजनी कौन था? यानी मेजनी साहित्यकार, ये इधर से होगा कोई दिक्कत नहीं, साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था एवं योग्य सेनापति था। यानी मेजनी जो था वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था। इसी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। यानी मेजनी जो था एक योग्य सेनापति था, गणतांत्रिक विचार का था और साहित्यकार भी था। ठीक है, और उसने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? यानी जर्मनी का एकीकरण का क्या कारण था, मतलब उसमें एकीकरण का क्या बाधा हो रहा था? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1870 ईस्वी के पूर्व नार्डिक ट्यूटन प्रजातियों का देश जर्मनी अकेले छोटे बड़े राज्यों एवं राजवाड़ों में विभक्त था। यानी जब नार्डिक ट्यूटेनियन प्रजाति के लोग उस देश में, मतलब जर्मनी में अकेले छोटे बड़े राज्यों में एक दूसरे से विभाजित थे, छोटे राजवाड़ों में, तो यह एक राष्ट्र नहीं था बल्कि जर्मन भाषी राज्यों का एक समूह था। उस समय यह एक राष्ट्र नहीं था, छोटे टुकड़ों में कबीलों में विभक्त था। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी। यानी राजनीतिक कुछ विभिन्नताएं थी, सामाजिक विभिन्नताएं थी और कुछ धार्मिक विभिन्नताएं थी। साथ ही राष्ट्रवाद का मुद्रा भी गौड़ था। यानी राष्ट्रवादी जो मुद्रा था एक गौड़ था, यानी शांत था, मतलब एक निश्चित था, गौड़ कहा जा सकता है उसको। और इसी में है हमारा जर्मन राज्यों पर फ्रांसीसी सभ्यता संस्कृति का व्यापक प्रभाव था। यानी जर्मन जो राज्य था उस पर फ्रांसीसी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था, यानी वे बहुत चढ़ बढ़ के उसमें कब्जा करने के रूप में थे। अगला है यह परिस्थिति जर्मन के एकीकरण का बाधक था। यानी ये जो फ्रांसीसी संस्थाओं का लोगों पे थोपना था, यही जर्मनी के एकीकरण का मुख्य कारण था, यानी मुख्य बाधा यही था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मेटरनिक युग क्या है? यानी मेटरनिक युग क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा, यूरोप इतिहास में 1815 से 1848 ईस्वी की अवधि को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। यानी 1815 से लेकर के 1848 की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। मेटरनिक का युग यानी उसे के समय काल को कहते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद वियना और उसके बाद उसकी व्यवस्था की स्थापना मेटरनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी वियना और उसके बाद की व्यवस्था जो स्थापित हुई थी उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मेटरनिक स्थापना यानी मेटरनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसके
उद्देश्य फ्रांस की क्रांति की दोनों प्रजातियों एवं राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना था। ये इसका मेन उद्देश्य था, यानी फ्रांस की क्रांति जो हो रही थी उसकी प्रजाति और राष्ट्रवादी भावना को कुचलना था, यानी उसको ख़त्म करना था और पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना था, इसका मुख्य कारण था। और मेटर्नी के युग के बारे में आप लोग को पता ही चल गया, 1815 से लेकर के 1848 के अवधि को मेटर्नी का युग कहा जाता है। उसी में वो अपना सभी कार्यकुशल काम किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगला लघु उत्तरीय क्वेश्चन है हमारा, इसको 60 शब्दों में कम से कम जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, यानी फ्रांसीसी कारण क्या थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा लुई फिलिप, यानी लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गिज्जो प्रतिक्रियावादी एवं सुधारों का विरोधी था। यानी ये जो सुधारों का विरोधी था, सुधारवादी दल का नेता थेयर्स ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधार भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी। ये सुधार भोज जो हुआ था 22 फरवरी 1848 को, तो उसको पेरिस में जो हुआ था उसको राजा ने क्या किया? रोक लगा दिया। तो अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए। जब रोक लगा तो पेरिस में क्या हुआ? उसके प्रति विरोध हुआ और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी जिसमें अनेक लोग मारे गए। अंततः क्रुद्ध जनता ने लुई को गद्दी से छोड़कर इंग्लैंड भागने पर विवश कर दिया। यानी ये जो लुई फिलिप था, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गिग्गो प्रतिक्रियावादी और सुधारक का विरोध करता था, यानी जो सुधार का काम करते थे उसका विरोध करता था, जिससे मतलब 22 फरवरी 1848 को सुधार भोज का आयोजन किया गया और इसका विरोध उसने करवाया और इस पर पुलिसों से गोलीबारी करवा दी, जिसके वजह से अंततः जनता क्रूर आई और उसको इंग्लैंड भागने में विवश कर दिया। यानी उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ा जिससे वह यहाँ पुनः रुक सके। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भूमिका क्या थी? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बाधक ऑस्ट्रिया ही था। यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण का मुख्य कारण मतलब जो भी बाधा उत्पन्न करने वाला था तो वो ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो। दूसरे शब्दों में दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ था। यानी एकीकरण से पूर्व क्या था? जर्मनी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था, यानी लगभग 300 भाग। अब सोच लीजिए आप लोग कितना 300 भाग होगा, उतने टुकड़ों में विभक्त था, जिसके 2 सबसे बड़े भाग ऑस्ट्रिया और प्रसा थे। यानी जर्मनी का जो 300 भाग था उसमें से सबसे बड़ा जो भी भाग था वो था ऑस्ट्रिया और प्रसा। और ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन एक हो, और जबकि प्रसा चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन हो। और ऑस्ट्रिया प्रसा दोनों बड़े भाग थे, तो ये दोनों का कहना था कि जर्मनी मेरे अधीन रहे और प्रसा कहता था मेरे अधीन रहे। तो जर्मनी की अधिकतर जनता प्रसा के अधीन एक होना चाहती थी। यानी जर्मनी की जो भी वहाँ के मूल निवासी थी तो जर्मनी के क्या प्रसा यानी प्रसा जो था उसके अधीन रहना चाहती थी सबसे अधिक, जिससे स्पष्ट था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था। यानी ऑस्ट्रिया के कारण ही जर्मनी के एकीकरण में मतलब जो भी विलम्ब हुआ, जितना भी समय लगा, तो उसका मुख्य बाधक था ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी नेपोलियन बोनापार्ट था
यूरोप के राष्ट्रवाद, यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैलाया था, यानी अपने राष्ट्र के प्रति लगाव जो फैलाया था नेपोलियन, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। वह अपने साम्राज्य की नीति के तहत इटली और जर्मनी पर आक्रमण कर दिया, यानी अपने साम्राज्य, यानी वो जैसे जैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया था उसी तरीके से क्या किया, इटली और जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। उससे यानी उसे अपने अधीन एक करना चाहता था, यानी वह चाहता था कि मैं आक्रमण कर लूँ और दोनों को अपने अधीन बना लूँ, यानी अपने अधिकार में कर लूँ, जिससे टुकड़ों में बटे इटली और जर्मनी को जीतकर आसानी से अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जब टुकड़े में खुद अपने में आपस में मतलब वो लड़ा करते थे तो उसे जीतना क्या भारी बात है। आप लोग को पता ही, एकता, यूनिटी इज़ अ फोर्स, यानी एकता में बल होता है, और जब एकता ही न रहे तो क्या कोई भी आसानी से तो उसे जीत सकता है। तो वही काम क्या किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, उस छोटे छोटे टुकड़ों को जीत करके अपने अधीन में यानी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे वहाँ के लोगों को लगा हम सब आपस में, यानी इस जब ये अपने में क्या किया उसको मिला लिया, तो वहाँ की जनता को ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि हम लोग में खुदे सहमति नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें है क्या, तो वहाँ के मतलब बटे हुए हैं, यानी वहाँ के जनता क्या सोचती है कि हम लोग तो खुद ही आपस में बटे हुए हैं, तभी कोई भी आक्रमणकारी हमें आसानी से पा रहा है, यानी कोई भी आक्रमण करके आसानी से हमें जीत जा रहा है। इस प्रकार यूरोप के लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, यानी यूरोप के लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद यानी अपने राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना उत्पन्न हुई, जिससे नेपोलियन बोनापार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। यानी अगर नेपोलियन बोनापार्ट उस पर अपना आक्रमण न करता, आसानी से उसे नहीं जीतता, तो वहाँ की जनता जागृत नहीं होती और अपने राष्ट्र के प्रति अपना मुख्य कार्यकारी काम न करती और अपना एक साम्राज्य न स्थापित कर पाती। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। यानी गैरीबाल्डी कौन था, गैरीबाल्डी अभी ऑप्शन में देखे हैं क्या, गैरीबाल्डी क्या था, नाविक था। तो गैरीबाल्डी इटली का एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी व्यक्ति था, यानी राष्ट्रवादी यानी राष्ट्र के प्रति अपना काम करने वाला एक क्रांतिकारी था, जो मुख्य रूप से एक नाविक था, यानी मुख्य रूप से वह एक नाविक था। वह सशस्त्र क्रांति का समर्थक था, यानी सशस्त्र क्रांति का समर्थक भी था, तथा इटली के टुकड़ों में बटे हुए राज्य को एक कर वहाँ गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। आप लोग को पता ही है भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, तो वो भी क्या चाहता था, गैरीबाल्डी इटली को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहता था। गणतंत्र मिस होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति का सत्ता न रहे, यानी क्या कहा जाता है, रूढ़िवादी, यानी जैसे कि सत्तावादी नहीं कहते हैं हम लोग, किसी की मतलब किसी का कि बेटा शासक करता है तो उसका बेटा शासक, मतलब परंपरागत शासक ना हो, उसी को कहते हैं गणतंत्र शासक। और गैरीबाल्डी मेजनी के विचारों का समर्थक था तथा इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से एक सेना का गठन किया। मैंने इस रेड कुर्ती यानी लाल कुर्ती नामक संस्था एक सेना का गठन किया, और उसके बाद से इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इटली के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका गैरीबाल्डी ने निभाया था। उसने मतलब गैरीबाल्डी अपने इस राष्ट्र के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि राष्ट्र मतलब छोटे छोटे उसका राष्ट्र के प्रति जो भी लोग इधर उधर भटके हुए थे उनको समर्थन दिया, और लाल कुर्ती नामक सेना का गठन करके इसको स्पष्ट रूप से एकीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अपना अदा किया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, सन 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की नीतियों से असंतुष्ट होकर प्रशा का सम्राट विलियम चतुर्थ अपनी गद्दी छोड़ दिया। यानी पार्लियामेंट की नीतियाँ कुछ थी, उससे असंतुष्ट होकर के विलियम फोर्थ यानी विलियम चौथा जो था अपनी गद्दी छोड़ दिया। तब उसके भाई विलियम प्रथम यानी उसका जो भाई था विलियम प्रथम ने सम्राट की गद्दी संभाली और बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और क्या किया, उसका जो अनुज जो भी भाई था विलियम प्रथम, उसने वहाँ की गद्दी को संभाली और बिस्मार्क जो था उसको क्या किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। और बिस्मार्क ने
बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। यानी बिस्मार्क जो था लौ और रक्त की नीति में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वह जर्मनी को एक करने के लिए सभी उचित अनुचित कार्य करता था। यानी वह जर्मनी को एकीकृत करने के लिए वह अपने हद से गुजर जाने का वह सभी प्रयास किया, जिसमें प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम का हर संभव सहयोग उसे मिलता रहा। यानी विलियम प्रथम जो विलियम चतुर्थ का भाई था, वह सत्ता पर बैठा और इसको जब प्रधानमंत्री बनाया तो ये अपना सहयोग दिया और कहा कि मतलब जो भी है इसका एकीकरण में तुम जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्होंने उनका हमेशा सहयोग किया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। अगर वही चाहता, वहाँ का सम्राट था, गद्दी पर था, अगर उसका विरोध करता तो क्या होता कि उसका एकीकरण नहीं हो पाता। यानी जर्मनी का जो भी एकीकरण का सपना था वो पूर्ण नहीं हो पाता। और इसी तरह से आप लोग का आज का वीडियो समाप्त हुआ। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक भी करें। और आप लोग को अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए इसी तरह के तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।